आज हम फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम का फैक्टर अफेक्टिंग वाला एक पार्ट हो चुका है, जिसमें अपन ने 2 फैक्टर पढ़े थे। अपन ने पहला फैक्टर पढ़ा था जीन फ्लो और दूसरा फैक्टर अपन ने पढ़ा था जीन माइग्रेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ा था अपन ने। ठीक है, दूसरा फैक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ा था। आज अपन तीसरा फैक्टर पढ़ रहे हैं जो हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम क्या है? P + Q = 1। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है और म्यूटेशन भी बहुत अफेक्ट करता है हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम को। कैसे? क्योंकि म्यूटेशन होगा तो नई स्पीशीज भी बन सकती है। क्या बन सकती है? अब मान के चलो, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिखाया है कि एक हरे कलर का चीट जो है एक बीटल है। उस हरे कलर के बीटल में मान के चलो ये हरे कलर की डीएनए कुछ एक्स रेस यूवी रेस से क्या हुआ कि उसके डीएनए में चेंज आ गया। डीएनए में क्या आ गया? कुछ एक्स रेस या यूवी रेस की वजह से उसके डीएनए में क्या आ गया? चेंज आ गया। जब एक्स रेस या यूवी रेस की वजह से जब डीएनए में चेंज आ जाएगा तो ठीक है, जब एक्स रेस या यूवी रेस की वजह से जब डीएनए में चेंज आ जाएगा बेटा, तो उसको अपन जो है ये इसे ही अपन म्यूटेशन कहेंगे। जब भी डीएनए में चेंज हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? म्यूटेशन। और बाद में फिर जब डीएनए में चेंज हुआ है तो बाद में दिखेगा भी। देखो पहले नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी देर टाइम बाद वो जो चेंज है वो दिखने लग जाएगा और हो सकता है कि नई स्पीशीज बन जाए। तो अभी तक कोई भी ब्राउन कलर का बीटल नहीं था, अब देखो एक ब्राउन कलर का बीटल भी, नई स्पीशीज भी बन गई है। ठीक है, तो ये म्यूटेशन की वजह से नई स्पीशीज भी बन जाती हैं। अब अगर अपन बोलें कि हरे वाले बीटल को ब्राउन वाले बीटल के साथ रिप्रोडक्शन कराएंगे तो वो नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर रहा, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा। या जो है अब इधर देखो, तो अब इससे क्या पता पड़ता है कि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज बन गए। क्या बन गए? अलग अलग स्पीशीज बन चुके हैं। और जो है अब इनमें जो है रिप्रोडक्शन करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं होगा, या बच्चा पैदा होगा भी तो वो फर्टाइल नहीं होगा, इनफर्टाइल होगा। जैसे कि अपन गधे और घोड़े में करा देते हैं तो खच्चर पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? खच्चर। तो वो खच्चर आगे जाके बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, तो समझ जाएंगे कि घोड़े और जो गधा है दोनों अलग अलग स्पीशीज है। दोनों क्या है? अलग अलग स्पीशीज है। बच्चा हो भी गया तो ऐसा बच्चा हुआ जो स्टेराइल है, किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। ये आगे जाके ये भी नई स्पीशीज। ये किस वजह से हुआ? म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन होता क्या है? एक्स रेज या यूवी रेस की वजह से। एक्स रेस या यूवी रेस की वजह से जीन या डीएनए में चेंज हो जाना। जीन या फिर डीएनए में क्या हो जाना? किसकी वजह से? एक्स रेज या फिर यूवी रेस की वजह से जीन में चेंज हो जाना, उसको अपन क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे। ये आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा ये बात? और हो सकता है इससे नई स्पीशीज बन जाए। क्या बन जाए बेटा? नई स्पीशीज बन जाए। इसे अपन स्पेसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओवर फ्यू जनरेशन दिस लीड टू स्पेसिएशन। स्पेसिएशन यानी नई स्पीशीज का बनना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब म्यूटेशन होने के बाद अपन अब क्या पढ़ेंगे? म्यूटेशन की वजह से हमें न्यू फेनोटाइप्स मिलते हैं। म्यूटेशन की वजह से हमें क्या मिलते हैं? न्यू फिनोटाइप्स का क्या मतलब है? अलग अलग प्रकार के जीव जो बाहर से अलग अलग दिखते हैं, इन्हें कहते हैं फिनोटाइप्स। क्या कहते हैं? बाहर से जो दिखता है अलग अलग दिखता है। ये ग्रीन और ब्राउन अलग दिख रहा है या नहीं दिख रहा, इसे कहते हैं न्यू फिनोटाइप्स। ये ऐसा किस वजह से हो पाया? म्यूटेशन की वजह से। तो म्यूटेशन की वजह से न्यू फिनोटाइप्स मिलते हैं। और दूसरा, ओवर फ्यू जनरेशन दिस लीड टू स्पेसिएशन। और ऐसा ही अगर चलता रहेगा, आज इसका कलर ब्राउन हुआ है, हो सकता है इसके थोड़े टाइम बाद पैर बड़े हो जाएं, हाथ बड़े हो जाएं, कुछ अलग चीजें हो जाएं और धीरे धीरे ये नई स्पीशीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? न्यू स्पीशीज के बनने को प्रोसेस को कहते हैं स्पेसिएशन। क्या कहते हैं? स्पेसिएशन। न्यू स्पीशीज बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पेसिएशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज कॉल्ड स्पेसिएशन। और ऐसा कब होता जाएगा? जब धीरे धीरे ये जो फिनोटाइप चेंज होते जाएंगे। आज उसका कलर चेंज हुआ है, कल उसकी आंखें चेंज हो जाएंगी, उसके नीचे के घुटने चेंज हो जाएंगे, तो इस तरीके से एक नई स्पीशीज बन जाएगी। इसे कहेंगे स्पेसिएशन। अब इसके बाद एक नया टॉपिक जो अफेक्ट करता है रिकॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसकी वजह से भी जो है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम लग जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जेनेटिक, आपने देखा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कई बार ऐसे बच्चा पैदा हुए बिल्कुल लाल ही। देखा था आपने? बिल्कुल लाल कलर, आंखें लाल थी। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में भी
बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ बिल्कुल देखा था आपने, एबनॉर्मल टाइप के अलग टाइप के बच्चे पैदा हुए थे, देखे थे हैं? तो इस तरीके की ऐसे कैसे पैदा हो रहे हैं, वो रिकॉम्बिनेशन है। क्या है वो? अब देखो अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, नए नए कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पर्म से भी क्रोमोसोम आते हैं, स्पर्म से क्रोमोसोम आएंगे फादर के, और मदर के क्रोमोसोम किससे आएंगे? एग से। तो बच्चा कैसे बनता है? स्पर्म और एग से बनता है। इधर से स्पर्म के आते हैं क्रोमोसोम, इधर से एग के क्रोमोसोम आते हैं। तो ठीक है, जब दोनों के क्रोमोसोम आ जाते हैं तो दोनों क्रोमोसोम आ गए, तो दोनों ही क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। दो क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम थे ये दो सिस्टर क्रोमेटिड में टूट गए। ये क्रोमोसोम किस में टूट गए? सिस्टर क्रोमेटिड में। ये क्रोमोसोम एक ही है और ये भी, लेकिन ये क्रोमोसोम किस में टूट गए? सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी किस में टूट गया? सिस्टर क्रोमेटिड। आपने पढ़ा होगा किसमें? 11th क्लास में। तो अब ये दोनों दो सिस्टर क्रोमेटिड, ये जो नॉन सिस्टर है, ये तो सिस्टर, ये भी दोनों सिस्टर। ये जो है ना, ये दो आर्म है क्रोमोसोम की। कितनी आर्म दिख रही है? ये दो। ये दोनों सिस्टर है। क्या है ये क्रोमोसोम है, ये भी, इसकी भी कितनी आर्म दिख रही है? दो। ये भी क्या है? सिस्टर। पर सिस्टर सिस्टर में तो कभी क्रॉसिंग होगी नहीं। किस किस के बीच में होगी? नॉन सिस्टर। ब्लू वाला ये और नीला वाला ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? नॉन सिस्टर। क्या बन जाएंगे? अब नॉन सिस्टर के बीच में क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर। क्या हो रही है? अब इसका हिस्सा इधर आ जाता है और इसका हिस्सा इधर आ जाता है। तो देखो लाल वाला इसका हिस्सा इधर आ गया और ब्लू वाले का हिस्सा उधर पहुंच गया। इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? अब जब ये चीजें इधर से इधर पहुंच गई, इधर से पहुंच गई हैं, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, रिकॉम्बिनेशन हो गए। क्या हो गए? नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब क्या बनेंगे? नए कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, अभी जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसकी 3 आंखें निकल आई, एक बीच में भी निकल आई, एक यहाँ निकल आई, तो ये नए नए कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पैदा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब ऐसे कॉम्बिनेशन नए नए पैदा हो जाएंगे तो उनके लिए आप क्या, अब तुम जैसे उनके लिए अपन एक के लिए अपन पी लिखते थे और दूसरे के लिए अपन क्यू लिखते थे, मतलब जो है, तो अब नए टाइप का पैदा हो गया, तो अब उसके लिए क्या लिखोगे फिर? तो इक्वेशन तो चेंज हो जाएगी ना, समझ गए? लड़कियों के लिए जैसे आप पी लिखते थे, लड़कों के लिए आपने क्यू लिख दिया, समझ रहे हो बात को? फिर उसके बाद जो है आपने फ्रिक्वेंसी देख ली, लेकिन अब जो है अब कुछ नए टाइप के पैदा हो गए, ना लड़का है ना लड़की है, तो अब वो इस प्रकार में जो है, इस प्रकार से नए नए कॉम्बिनेशन पैदा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नए नए कॉम्बिनेशन पैदा हो रहे हैं। तो उनको अपन क्या कहेंगे? ठीक है, उनको क्या कहेंगे अपन? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे बेटा? उनको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है ये बात? उदाहरण के तौर पर मैं आपको और भी बता दे रहा हूं। एक जो था टॉल और ब्लैक था, एक आदमी था वो लंबा था और ब्लैक था, दूसरा जो था वो छोटा था और सफेद था। ये उसकी फीमेल लड़की थी, वो छोटी थी और कैसी थी? सफेद। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो एक ऐसा न्यू कॉम्बिनेशन पैदा हुआ, वो लंबा भी है और सफेद भी है, तो ऐसे एकदम है ना, मतलब हीरो पैदा हो गया एक तरीके से। क्या पैदा हो गया? इसका अपोजिट भी पैदा हो सकता है, इसका अपोजिट भी पैदा हो सकता है, समझ गए? इसको अपन ले लेंगे P, इसको अपन क्या ले लेंगे? Q। तो इसके लिए अपन को अलग लेना पड़ेगा Z। अब Z लेंगे तो फिर P प्लस Q इक्वल्स टू 1, जो हार्डी इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल है वो तो अफेक्ट हो गया, समझ लो? अब इसके लिए अलग से अपन को कुछ नया लिखना पड़ेगा, Z या कुछ अलग रखना पड़ेगा, पर हमारा क्या था? P प्लस Q इक्वल्स टू 1 वही रहना चाहिए। वो इक्वेशन हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पर चेंज हो रही है क्योंकि नए प्रकार के पैदा हो रहे हैं, समझ लो बात को? तो ये किस वजह से हुआ? रिकॉम्बिनेशन की वजह से। नए नए कॉम्बिनेशन, और ऐसा नहीं है रिकॉम्बिनेशन हमेशा फायदेमंद ही होगा, उससे सकता है कि ऐसा भी हो जाए, शॉर्ट एंड ब्लैक भी हो सकता है, शॉर्ट एंड ब्लैक भी पैदा हो सकता है, शॉर्ट एंड ब्लैक भी पैदा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसकी शादी नहीं होगी आगे चल के, और क्या? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। अब बात करेंगे अपन नेचुरल सिलेक्शन की। किसकी बात करेंगे? नेचुरल सिलेक्शन की। तो नेचर भी सिलेक्ट करती है कि कैसा
स्पीशीज होगी, नेचर भी सिलेक्ट करती है। कैसे, जरा देखते जाना भाई। तो 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन होता है। पहला होता है स्टेबलाइजिंग, दूसरा होता है डायरेक्शनल और तीसरा कौन सा होता है, डिसरप्टिव। पहला कौन सा होता है, नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप के होते हैं, 3, स्टेबलाइज सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो उसके लिए आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं मैं। तो अगर दो प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, एक मीन कैरेक्टर होता है और दूसरा कौन सा होता है, पेरिफेरल कैरेक्टर होता है। दूसरा कौन सा होता है, पेरिफेरल कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है, पेरिफेरल। ठीक है, मीन कैरेक्टर कौन सा होता है, जो जैसे अगर चूहे देखोगे आप, चूहे देखोगे तो आपको देखो ये सबसे बहुत ज्यादा सफेद है और ये बिल्कुल बीच का, और ये सबसे ज्यादा काला है। तो जो काला है ये और जो सबसे ज्यादा सफेद है, इनको अपन कहेंगे पेरिफेरल कैरेक्टर। क्या कहेंगे, पेरिफेरल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जो सबसे ज्यादा सफेद है और जो सबसे ज्यादा क्या है, काला है, इनको अपन क्या कहेंगे, पेरिफेरल कैरेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, बोलो बेटा, पेरिफेरल कैरेक्टर। ठीक है, और जो बीच वाला जो रहेगा उसको क्या कहेंगे अपन, इनको अपन बीच वाले को क्या कहेंगे, मीन कैरेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मीन कैरेक्टर। तो बताओ इन दोनों को क्या कहेंगे अपन, पेरिफेरल कैरेक्टर, और इस वाले को, बीच वाले को क्या कहेंगे, मीन कैरेक्टर। ठीक है, मीन कैरेक्टर कहा जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो बताओ क्या क्या चीज ज्यादा आ रही है, बताओ, हाँ, क्या चीज ज्यादा आ रही है, मीन ज्यादा आ रहा है। क्या ज्यादा आ रहा है बेटा, मीन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मीन ज्यादा आ रहा है। तो अगर मीन ज्यादा आ जाएगा तो स्टेबलाइजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग। ठीक है, अगर मीन ज्यादा आएगा तो स्टेबलाइजिंग। अगर एक इस साइड खिसक जाए या इस साइड खिसक जाए, ये ज्यादा हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, या ये ज्यादा हो जाए, इधर चले जाए या फिर इस डायरेक्शन में चले जाए, उसको कहेंगे डायरेक्शनल। क्या कहेंगे, पेरिफेरल ज्यादा आ जाए, ये वाले चूहे ज्यादा दिख रहे हैं तो पेरिफेरल चूहे ज्यादा दिख रहे हैं, वाले चूहे ज्यादा दिख रहे हैं, पेरिफेरल कैरेक्टर ज्यादा दिख रहा है, तो ये डायरेक्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि बीच का है ही नहीं है, बीच का क्या है, बहुत कम हो गए, बीच वाले चूहे ही नहीं दिख रहे, या तो सफेद दिख रहे हैं या फिर क्या दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं, ऐसे कहेंगे डिसरप्टिव। क्या कहेंगे, इसमें बीच वाला जो कैरेक्टर है वो गायब ही हो गया या बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 2 हो जाएंगे। देखो अगर बीच वाला ज्यादा आएगा, सुनो भाई, बीच वाला ज्यादा आएगा तो उसको क्या कहेंगे अपन, देखो अगर बीच वाला ज्यादा आएगा तो उसको क्या कहेंगे अपन, स्टेबलाइजिंग कैरेक्टर। मीन कैरेक्टर ज्यादा है, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है, देखो ऐसा चूहा आया है, ऐसा चूहा ज्यादा क्वांटिटी में है, ज्यादा नंबर में है, ऐसा चूहा ज्यादा नंबर में है जो बीच का है, ना ज्यादा काला है ना ज्यादा गोरा है, वो ज्यादा है, मीन कैरेक्टर ज्यादा है, तो उसे कहेंगे स्टेबलाइजिंग। क्या कहेंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन है ये। नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप के हैं। दूसरा, ये कैरेक्टर ज्यादा हो जाए, इस तरह काले वाला ज्यादा मिलने लग गए, क्या ज्यादा, काले वाला ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू गोरा वाला या फिर मीन वाला, बीच वाला। ठीक है, काला ज्यादा मिल रहा है तो इसे कहेंगे डायरेक्शनल, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है कर्व। और अगर ऐसा कर्व मिल जाए कि बीच में है ही नहीं है, डिप खा जाए, कर्व डिप खा जाए बिल्कुल, कि बीच वाले है ही नहीं है, बीच वाले है ही नहीं है, कौन से ज्यादा है, ठीक है, दोनों पेरिफेरल ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइट एक तो और बहुत ज्यादा डार्क, दोनों पेरिफेरल ज्यादा है, दोनों पेरिफेरल ज्यादा है, मीडियन है ही नहीं या मीन कैरेक्टर है ही नहीं है, तो उसको कहेंगे अपन डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्या कहेंगे, तो ये होते हैं नेचुरल सिलेक्शन जो नेचर सेलेक्ट करती है। 3 प्रकार के सिलेक्शन होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल या डिसरप्टिव। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर अपन जो आप देखोगे ज्यादातर केस में अपन स्टेबलाइजिंग है। देखो आप लोगों की जो लगभग जो है ना, देख लो आप, ना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा हाइट वाला है ना बहुत ज्यादा कोई ठिकना है, देख लो। तो हमारे में भी कौन सा चल रहा है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। कौन सा चल रहा है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन चल रहा है। लेकिन अब सोचो कि अब कुछ सिस्टम ऐसा हो जाए कि अपन को भी जो है फल तोड़ तोड़ के खाने पड़ रहे हैं। ठीक है, सिस्टम ऐसा कुछ हो जाए तो अपन भी जो लंबे रहेंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, और जो है ठिकने वाले और बीच वाले भी सब गायब हो जाएंगे। ठिकने और बीच वाले क्या हो जाएंगे, सारे गायब हो जाएंगे। अगर जरूरत पड़ रही है हमें लंबा होने की, नेचर ने ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया कि हमें लंबा होना पड़ रहा है किसी भी कारणवश, कि भाई खाना तभी मिलेगा जब लंबे हो जाएंगे, या कुछ हम भी कर सकते हैं, हमारी वजह से भी ऐसा होता है। आप लोगों को हमेशा जब आप शादी करते हो ना, तो वो चेक करते हो कि इसकी हाइट कितनी है। अगर आप जो लोग है ना बिल्कुल थिकने से शादी कर दो, या बहुत ज्यादा लंबा हो उससे शादी कर लो, और लड़की छोटी है, तो कॉम्बिनेशन, तो जो है कॉम्बिनेशन पैदा हो जाएंगे। लेकिन
आप लोग भी जिम्मेदार हो इसके पीछे कहीं ना कहीं। और आप लोग ने और हार्डी विनबर्ग क्या कहता है, रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जो सबसे ठिगना वाला है वो सबसे लंबे से भी कर सकता है शादी, जो सबसे लंबा वाला है वो ठिगने वाले से या बीच वाले से किसी से भी शादी कर सकता है, कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है, ठीक है, कोई भी किसी भी से भी शादी कर सकता है। बहुत ज्यादा काला है तो बहुत ज्यादा वो काले से ही शादी करेगा, गोरे से नहीं कर पाएगा। तो ये इसी वजह से ही ये आप लोग जो है सिलेक्शन हो रहा है एक तरीके से भी, ठीक है। तो आप हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को आप रैंडम मीटिंग कर नहीं रहे हो, तो आप हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, उसको जो है डिसरप्ट कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो। आई बात समझ में। तो बताओ मीन वैल्यू, एवरेज या मिडिल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, स्टेबलाइजिंग। अगर इंडिविजुअल ऐसे ज्यादा है जो मीन कैरेक्टर है जिनके पास, तो उसे कहेंगे स्टेबलाइजिंग। क्या कहेंगे, अगर जो इंडिविजुअल ऐसे ज्यादा आ जाए जो एक एक्सट्रीम वैल्यू ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है, एक एक्सट्रीम वैल्यू ज्यादा आ रही है, मीन वैल्यू कम आ रही है, तो उसे कहेंगे डायरेक्शनल। और दोनों एक्सट्रीम या पेरिफेरल कैरेक्टर आए, क्या है, दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर आ जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो ये हो गया आपका नेचुरल सिलेक्शन। क्या हो गया ये आपका नेचुरल सिलेक्शन, आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये टोटल कितने फैक्टर थे हार्डी विनबर्ग को जो अफेक्ट करते हैं, 5 फैक्टर थे। पहला कौन सा था, जीन फ्लो, दूसरा कौन सा था, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा कौन सा था, म्यूटेशन, चौथा कौन सा था, रिकॉम्बिनेशन, और पांचवा कौन सा था, नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 फैक्टर हैं जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है P + Q = 1 और इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और जो है इसको जो है अफेक्ट कर जाते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। और एक और फैक्टर है जो चेंज कर देता है, वो है रैंडम मीटिंग। क्या सा, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हार्डी इक्विलिब्रियम आपको मेंटेन रखना है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आपको मेंटेन करना है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया है। किसने दिया है, हार्डी और विनबर्ग। कौन से 2 साइंटिस्ट हैं, हार्डी और विनबर्ग, ठीक है। अगर आप चाहते हो उनका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो ना तो इवोल्यूशन होना चाहिए, ना ही रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए, जीन फ्लो होना चाहिए, ना जेनेटिक ड्रिफ्ट होनी चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए, हाँ, नेचुरल सिलेक्शन। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, रिकॉम्बिनेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, तब जाकर के हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। क्लियर है।